हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BRA एजुकेशन सेंटर। तो दोस्तों, सॉइल मैकेनिक्स की इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आइए, आज हम सॉइल मैकेनिक्स की इंट्रोडक्शन चैप्टर के ये दूसरी वीडियो है। तो पहली वीडियो अपलोड हो गई है दोस्तों, तो यदि आप लोग ना देखे हो तो इसके डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, तो वहाँ पे क्लिक करके आप लोग जो है वीडियो देख सकते हैं। तो आइए जो है उसमें फर्स्ट वीडियो में मैं एक क्वेश्चन फर्स्ट से 50 क्वेश्चन तक करवाया हूँ, उसके आगे से आज इसमें हम करवाएंगे सॉइल मैकेनिक्स की इंट्रोडक्शन चैप्टर से। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। फॉर फाइन ग्रेन्ड कोहेसिव सॉइल मेथड यूज फॉर ड्रेनेज इज। बारीक कणों की ससंजक मृदा के जल निकास के लिए निम्नलिखित विधि प्रयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युतीय परासरण इलेक्ट्रो ओस्मोसिस जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी। तो आइए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। बारीक कणों वाली ससंजक मृदा के अपवाह के लिए विद्युतीय परासरण विधि या इलेक्ट्रो ओस्मोसिस विधि अपनाई जाती है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी है, बताइए काली मिट्टी क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तलछट, ऑप्शन सी। तलछट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। काली मिट्टी तलछट होती है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, जिप्सम, लैटेराइट, सैल, लिग्नाइट इत्यादि तलछटी चट्टानों से प्राप्त होती है। काली मृदा को मृदा की सतह पर कार्बनिक और अकार्बनिक सामग्री के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो पौधों के विकास के लिए माध्यम प्रदान करता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेतीली मिट्टी की मध्यम अवस्था के लिए कितनी लंबी सीमा पट्टी का सुझाव दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 से 90 मीटर। 60 से 90 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेतीली, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रेतीली मिट्टी की मध्यम अवस्था के लिए 60 से 90 मीटर लंबी पट्टी का सुझाव दिया जाता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सॉइल कंपोज्ड ऑफ लूज granular graded material which can be scored off with the same easy with which it is deposited is known as। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन और इसका ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। एक मृदा जो ढीली कड़ी क्रमिक पदार्थ से निर्मित है तथा जो उतनी ही आसानी से अविभाजित होती है जितनी सुविधा से जम जाती है, तो इस मृदा को कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनकोहेरेंट एलुवियम जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवंधी रेत। अवंधी रेत ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। एक मृदा जो ढीली कड़ी क्रमिक पदार्थ से निर्मित है तथा जो उतनी ही आसानी से अविभाजित होती है जितनी सुविधा से जम जाती है, इस मृदा को अवंधी रेत कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सॉइल स्ट्रक्चर आर द पार्टिकल्स अरेंज्ड मोर और लेस पैरेलल टू ईच अदर। किस मिट्टी की संरचना में कण एक दूसरे के अधिक या कम समानांतर की व्यवस्था करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस्पर्स, तितर बितर। ऑप्शन डी जो है डिस्पर्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मृदा पिंड में मृदा कण पानी तथा वायु की व्यवस्था तथा इन अवयवों में कार्य कर रहे बलों को मृदा पिंड की संरचना कहते हैं। तितर बितर मृदा की संरचना में कण एक दूसरे के अधिक या कम समानांतर व्यवस्था में रहते हैं। आइए सिंगल ग्रेन्ड देख लेते हैं। समान कणिक मृदा सिंगल ग्रेन्ड, इसकी संरचना सबसे सरलतम प्रकार की होती है। यह उन पदार्थों में पाई जाती है जिनमें कणों की आपस में जुड़ने की कोई संभावना नहीं होती है। रेतीली या मोटे कण वाली मृदा में इस प्रकार की संरचना होती है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है दोस्तों। आइए अब देखते हैं हनीकॉम्ब कोशमय संरचना। यह संरचना उन अत्यंत सूक्ष्म मृदाओं में पाई जाती है जिनमें सूक्ष्मता के कारण ससंजन होता है। इस संरचना में अणु अपनी निश्चित स्थितियों में आपस में आकर्षण बल के कारण स्थिर रहते हैं। मृत्तिकामय मृदा ससंजन युक्त मृदा में इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। ये चित्र इसका बना हुआ है, ये हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर का फिगर है।
तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56। निर्माण की भूवैज्ञानिक क्रिया के अनुसार किस मृदा को वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मृदा। ऑप्शन बी जलोढ़ मृदा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यह मृदा पानी के साथ प्रवाहित होने वाली बालू सिल्ट मृत्तिका के जमाव के कारण बनती है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 तक हुआ था, 57 से देखते हैं। 57 है द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू endure alternate wet and dry condition for a long period without considerable deformation and loss of mechanical strength is called as। काफी विरूपण और यांत्रिक शक्ति की हानि के बिना लंबी अवधि के लिए बारी बारी से गीले और सूखे की स्थिति सहन करने को एक सामग्री की क्षमता के रूप में जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है वेदरिंग रेजिस्टेंस, इसका हिंदी में अर्थ है अपक्षय प्रतिरोध। ऑप्शन बी है वाटर रेजिस्टेंस, पानी प्रतिरोध। ऑप्शन सी है परमिबिलिटी, पारगम्यता। ऑप्शन डी है वाटर रिटेंटिविटी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेदरिंग रेजिस्टेंस। ऑप्शन ए वेदरिंग रेजिस्टेंस जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है विरूपण और यांत्रिक शक्ति की हानि के बिना लंबी अवधि के लिए वैकल्पिक गीले और सूखे की स्थिति सहन करने की एक सामग्री की क्षमता को अपक्षय प्रतिरोध कहते हैं। मृदा का वह गुण जिसके कारण उसके रंध्रों में से होकर पानी बहता है पारगम्यता कहलाता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉयस इज ए सॉइल टाइप विच फॉल्स अंडर। लॉयस एक मृदा का प्रकार है जो निम्न में से इसके अंतर्गत आता है। तो पहला ऑप्शन है ओवर कंसोलिडेटेड क्ले। ऑप्शन बी है सिल्टी क्ले। ऑप्शन सी विंड बॉर्न सॉइल। ऑप्शन डी है मरीन सॉइल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विंड बॉर्न सॉइल, वायु वाहन मिट्टी। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वायु में उपस्थित मृदा के बड़े कण तो शीघ्र ही बैठ जाते हैं तथा ड्यून्स या टीले का निर्माण करते हैं, लेकिन वायु में उपस्थित महीन कण जब रेगिस्तानी क्षेत्र से दूर वनस्पति क्षेत्र में पहुंचकर मृदा का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार से निर्मित मृदा पौनोड़ मृदा कहलाती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए क्ले विच कंटेन्स केओलिनाइट हैज एन एक्टिविटी वैल्यू ऑफ। ऐसी मृदा जिसमें केओलिनाइट होता है उसका एक्टिविटी मान होता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1, 0, 0.4 या 0.8। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.4। 0.4 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसी मृदा जिसमें काओलिनाइट होता है उसकी सक्रियता एक्टिविटी का मान 0.4 होता है। इस प्रकार की मृदा का निर्माण क्रिया के द्वारा होता है तथा यह पानी के संपर्क में आते ही अपनी सामर्थ्य खो देती है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सेस ऑफ सिलिका द कोहेजन बिटवीन अर्थ पार्टिकल्स। सिलिका की अधिकता भूमि कणों के बीच संशक्ति को क्या करती है? तो देखिए पहला ऑप्शन है हाईली इंक्रीज। ऑप्शन बी स्लोली इंक्रीज। ऑप्शन सी है डज नॉट इफेक्ट। ऑप्शन डी है डिस्ट्रॉय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सिलिका के कणों में सुघट्टता का गुण बहुत कम होता है, अतः ये असंजक होते हैं। शुष्क सिल्ट का ढेला भंगुर होता है तथा उंगलियों के बल से बारीक किया जा सकता है। यह जल निकास के लिए अधिक अच्छी नहीं मानी जाती है। इसकी अधिकता से भूमि कणों के बीच संजकता को समाप्त कर देती है। तो अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रैक्टिकली इम्परमिएबल। इनमें से कौन एक व्यवहारिक रूप से अपारगम्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्ले। क्ले जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए इसका देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन है मृत्तिका के कणों का आकार 0.002 mm या 2 माइक्रोन से कम होता है। इसमें ससंजकता व सुघट्टता का गुण प्रचुर मात्रा में होता है।
किंतु इसकी पारगम्यता गुणांक का मान 1 × 10⁻⁶ सेंटीमीटर पर सेकंड लगभग अपारगम्य होती है या चट्टानों के रासायनिक अपक्षय द्वारा निर्मित होती है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द गिवन बिलो द लिस्ट। देखिए, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड को मिलाएं और नीचे दी गई सूचियों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो पहला दिया है टेलस, टिल, लोएस, सरोवरी जमाव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, टेलस जो है गुरुत्व द्वारा पहुंचाई गई मिट्टी है, ये एक टेलस जो है बी बन जाएगा, ठीक है। और टिल क्या होगा, देखिए टिल हो जाएगा ग्लेशियर के द्वारा पहुंचाई गई मिट्टी। टिल क्या हो जाएगा, ग्लेशियर के द्वारा पहुंचाई गई मिट्टी, ये बी का सी बन जाएगा। और सी क्या होगा, लोएस, लोएस हो जाएगा, लोएस हो जाएगा हवा के द्वारा पहुंचाई गई मिट्टी, हवा के द्वारा पहुंचाई गई मिट्टी हो जाएगी। सरोवरी जमाव क्या हो जाएगा, झील के द्वारा, झील तल में जमा मिट्टी, ये आप जो है सरोवरी जमाव झील तल में जमा मिट्टी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। टेलस या मृदा गुरुत्व द्वारा पहुंचाई गई मृदा होती है। टिल क्या है, यह मृदा ग्लेशियर द्वारा जमा की गई मृदा होती है। लोएस क्या है, यह मृदा वायु अथवा हवा द्वारा पहुंचाई गई मृदा होती है। सरोवरी मृदा या लैक्स्ट्राइन सॉइल क्या होती है, यह मृदा जल द्वारा प्रवाहित या लाई गई झील के तल में जमी हुई मृदा होती है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल के बारे में क्या, कौन सा इसमें स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये बताना है। तो देखिए, इसका पहला ऑप्शन है, या नदियों और नदियों से ले जाए गए तलछट के कारण बन जाती है। ऑप्शन बी है, या गहरे रंग में होती है। ऑप्शन सी है, इसमें मुख्य रूप से लोहे और मैग्नीशियम घटक होते हैं। और ऑप्शन डी क्या है, ये बलुई मिट्टी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दे कंटेन मेनली आयरन एंड मैग्नीशिया। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें मुख्य रूप से लोहा और मैग्नीशिया घटक होते हैं, ठीक है। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन है, पानी द्वारा जो मृदा प्रवाहित होती है या अपने परिवहन के दौरान जमना डिपॉजिट शुरू हो जाती है, तो वह जलोढ़ मृदा एलुवियल सॉइल कहलाती है। इस प्रकार की मृदा का जमाव स्ट्रेटिफाइड होता है, जिसमें मोटे कण नीचे एवं महीन कणों का जमाव क्रमशः ऊपर की ओर होता है, जो मृदा जल के बहाव के दौरान समुद्र में पहुंचने तक नहीं जम पाते हैं। उन्हें एलुवियल लोड कहा जाता है। ये मृदाएं गहरे रंग की बलुई मृदा होती है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिलरी एक्शन इज ड्यू टू, इसका क्रिया कारण होती है, किसके कारण बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिडेशन एंड कोहेशन, दोनों, मतलब रिडेशन एंड कोहेशन बोथ जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है, केशनली में ये द्रव को ऊपर चढ़ने की या नीचे उतरने की प्रक्रिया को केशिकात्त कहा जाता है। केशिकात्त नली जितनी पतली होगी, द्रव उतनी ही ऊंचाई तक चढ़ता है। केशनली में कोई भी द्रव किस सीमा तक चढ़ेगा यह केशनली की त्रिज्या पर निर्भर करता है। सामान्यतः जो द्रव कांच को नहीं भिगोता है वह केशनली में नीचे उतर जाता है। यह क्रिया ससंजक एवं असंजक के कारण होती है, जबकि पृष्ठ तनाव केवल ससंजन क्रिया के कारण होता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीट्यूड ऑफ कैपिलरी राइज इज मोर इन, केशिका वृद्धि का परिमाण किसमें अधिक होता है, बताइए किसमें अधिक होगा। तो क्ले में अधिक होगा। ऑप्शन सी क्ले में जो है अधिक होगा। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है, केशिका वृद्धि का परिमाण मृत्तिका में सबसे अधिक होती है। इसी वजह से यह गीली अवस्था में शीघ्र मुलायम तथा नमी समाप्त होते ही यह शीघ्र कठोर हो जाती है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोन ऑफ द सॉइल अफेक्टेड बाय कैपिलरी एक्शन इज, केशिका क्रिया से प्रभावित मृदा के हिस्से को क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैपिलरी फ्रिंज या कैपिलरी जोन।
ऑप्शन सी कैपिलरी फ्रिंज या कैपिलरी जोन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केशिका क्रिया से प्रभावित मृदा के हिस्से को कैपिलरी फ्रिंज या कैपिलरी जोन कहा जाता है। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है केशनली कैपिलरी ट्यूब में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को केशिकत्व कहा जाता है। केशनली में कोई द्रव किस सीमा तक चढ़ता है यह केशनली की त्रिज्या पर निर्भर करता है। सामान्यतः जो द्रव कांच को भिगोता है वह केशनली में ऊपर चढ़ता है और जो कांच को नहीं भिगो पाता है वह नीचे उतर जाता है। केशिका क्रिया से प्रभावित मृदा के हिस्से को केशिका फ्रिंज या केशिका जोन कहा जाता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्रीज इन कैपिलरी राइज ऑफ वाटर इन सॉइल डिपेंड अपॉन। तो पहला ऑप्शन है वाइड रेशियो, पहला नंबर है वाइड रेशियो, ऑप्शन बी है ग्रेन साइज। द करेक्ट अमॉन्ग्स दिस इज या और। तो आइए देख लेते हैं। देखिए मृदा में जल के केशिका उठान वृद्धि निर्भर करता है रिक्त अनुपात पर, ग्रेन आकार पर। तो इनमें से कौन सा सही है ये बताना है। तो ये दोनों सही है, ठीक है, ये दोनों सही है, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है इसका एक्सप्लेनेशन है मृदा में जल के केशिकात्व साइज वृद्धि रिक्त अनुपात व कणों के आकार पर निर्भर करता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द गिवन बिलो लिस्ट। तो मिलान करिए। देखिए पहला दिया है लोएस, फिर पीट, फिर एलुवियल सॉइल और ऑप्शन डी है मार्ल चिकनी मिट्टी। तो देखिए इसका लोएस हो जाएगा हवाओं से जमाव डिपॉजिट बाय विंड। ऑप्शन ए वाला जो लोएस है ये किस में जाएगा, तीसरे वाले में जाएगा डिपॉजिट बाय विंड। और पीट क्या होता है, पीट ऑर्गेनिक सॉइल होता है, ठीक है, पीट जो है ऑर्गेनिक सॉइल, तो ये बी वाला किस में चले जाएगा, चौथे में। एलुवियल सॉइल क्या होता है, डिपॉजिटेड फ्रॉम सस्पेंशन इन रनिंग वाटर। एलुवियल सॉइल क्या हो जाएगा, गतिशील पानी में निलंबन से जमा, डिपॉजिटेड फ्रॉम सस्पेंशन इन रनिंग वाटर हो जाएगा। और मार्ल चिकनी मिट्टी क्या होता है, डिपॉजिट ऑफ मैराइन और ओरिजिन, तो ये इसमें हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए पहला का तीसरा फिर चौथा, पहले ये दो फर्स्ट और मतलब डी में मिल रहा है, पहला और डी में, और फिर सी का किस में, सी का फर्स्ट में गया है ना। एलुवियल सॉइल किस में जाता है, डिपॉजिटेड फ्रॉम सस्पेंशन इन रनिंग वाटर, तो सी का फर्स्ट, तो ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए इसका देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। देखिए लोएस मिट्टी क्या होती है, वायु द्वारा लाई हुई होती है। अब पीट मिट्टी क्या होती है, कार्बनिक मृदा होती है। जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, गतिशील पानी में निलंबन से जमा होती है। और चिकनी मिट्टी क्या होती है, समुद्री मूल से जमा होती है। तो आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं। देखिए पानी द्वारा जो मृदा प्रवाहित होती है और परिवहन के दौरान जमना शुरू हो जाती है वह एलुवियल सॉइल कहलाती है। पॉइंट 2, नदियों के उद्गम तथा झीलों के तली पर जमी मृदा लैक्स्ट्राइन कहलाती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एओलियन मृदा वायु द्वारा परिवहित की गई होती है। नेक्स्ट, मृदा के बड़े कण हवा द्वारा प्रवाहित होती है और शीघ्र बैठ जाती है, टीला का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है, यदि चट्टान का विघटित पदार्थ चट्टान के ऊपर ही जमा रहता है और वहीं पर मृदा का निर्माण करता है तो इस प्रकार की निर्मित मृदा अवशिष्ट मृदा या रेजिडुअल कहलाती है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, रेत के कणों का आकार 0.075 mm से 4.75 mm के मध्य होता है। बजरी ग्रेवल के कणों का आकार 4.75 से 80 mm के मध्य होता है। सिल्ट के कणों का आकार कितना होता है, 0.002 से 0.075 mm के मध्य होता है। चिकनी मिट्टी अथवा मृत्तिका क्ले के कणों का आकार 0.3 × 0.2 से
002 mm तक होता है। मृत्तिका का निर्माण चट्टानों के रासायनिक अपक्षय से होता है। बेंटोनाइट मृदा ग्राउंटिंग कार्य के लिए प्रयोग की जाती है। मृत्तिका में सबसे अधिक सुघट्टता का गुण पाया जाता है। ससंजनहीन मृदाओं में एकल कड़ी संरचना का गुण पाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। रेत व ग्रेवल में रिक्त अनुपात का मान 0.3 से 1 के बीच होता है। समान होमोजीनियस मृदा में एकल कणी संरचना पाई जाती है। गुरुत्वीय बल प्रभावहीन मृदा कणों का माप 0.5 इंटू 10⁻³ mm होता है। काली कपासी मृदा में फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। बताइए निम्न से कौन असत्य है। तो देखिए पहला ऑप्शन है क्ले डिपॉजिट्स आर मोर पोरस देन सैंड बेड्स। ऑप्शन बी है प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल डिक्रीजेस द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ऑप्शन सी है द चेंज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट चेंजेस द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिपोज। ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्ले डिपॉजिट्स आर मोर पोरस देन सैंड बेड्स। बालू तल की अपेक्षा मृत्तिका निक्षेप अधिक सरंद होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए इनकरेक्ट पूछा गया था तो ऑप्शन ए जो है इनकरेक्ट है। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है मृदा में कार्बनिक पदार्थ का अस्तित्व मृदा की भार धारण क्षमता को कम कर देता है। वह मृदा में नमी की मात्रा में परिवर्तन से उसके विश्राम कोण के मान में परिवर्तन हो जाता है। बालू तल की अपेक्षा मृत्तिका निक्षेप में सरंध्र का मान कम हो जाता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70 विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज द फाइनेस्ट ग्रेन्स। निम्न में से किस मिट्टी में सबसे महीन कण होते हैं। तो बताइए सबसे महीन कण किस में होते हैं। तो क्ले में सबसे महीन कण होते हैं। ऑप्शन बी क्ले जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। चिकनी मिट्टी या मृत्तिका के कणों का आकार 0.0002 mm से 0.002 mm तक होता है जो चट्टानों के रासायनिक अपक्षय द्वारा बनती है और सूक्ष्म कणों वाली मृत्तिका होती है। इसमें ससंजकता और सुगठिता का गुण प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है। इस मृदा की पारगम्यता बहुत कम होती है अतः जल निकास के लिए उपयुक्त नहीं होती है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 71 मृदा पिंड में देखिए मृदा पिंड में उसके कणों का जमाव तथा वितरण आदि को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फेब्रिक। फेब्रिक के नाम से जाना जाता है। मृदा पिंड में उसके कणों का जमाव तथा वितरण आदि को किस नाम से जाना जाता है। तो फेब्रिक जो है फेब्रिक के नाम से जाना जाता है। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मृदा पिंड में उसके कणों के जमाव तथा वितरण को फेब्रिक कहा जाता है। मिट्टी के नमूने का यांत्रिक विश्लेषण करने के पश्चात प्राप्त कण परिमाणों का एक ग्राफ के रूप में चित्रण करते हैं जिसे कण परिमाण वितरण वक्र कहा जाता है। कण परिमाण वितरण वक्र अर्ध लघुगणकी ग्राफ पर खींचते हैं। अर्ध लघुगणकी ग्राफ में एक अक्ष लॉग पैमाने पर तथा दूसरा अक्ष साधारण गणित के पैमाने पर खींचा जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ एओलाइन सॉइल। एओलिन मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन है द सॉइल हैज लो डेंसिटी एंड लो कंप्रेसिबिलिटी। ऑप्शन बी है द सॉइल इज डिपोजिटेड बाय विंड। ऑप्शन सी है द सॉइल हैज लो परमिबिलिटी। तो मृदा में कम पारगम्यता होती है। ऑप्शन सी है। तो देखिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला ऑप्शन दिया है तीनों सही है। ऑप्शन बी है बी और सी सही है। ऑप्शन सी है ए और बी सही है। ऑप्शन डी है ए और सी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी। ए और बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मतलब क्या क्या सही है। देखिए ए और बी सही है इसका। तो द सॉइल हैज लो डेंसिटी एंड लो कंप्रेसिबिलिटी। एओलेइन सॉइल के बारे में पूछा जा रहा है तो पहला ऑप्शन सही है। और ऑप्शन बी क्या है द सॉइल इज डिपोजिटेड बाय विंड, ये भी सही है। ठीक है, पहला और दूसरा सही है।
तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले इसका आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वायु के द्वारा मृदा निक्षेपित होती है। मृदा में पारगम्यता अधिक पाई जाती है। स्थूल कणों की अपेक्षा सूक्ष्म महीन कणों में पारगम्यता का मान कम होता है। मृदा में कम घनत्व और कम संपीडितता होता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्लास्टिसिटी ऑफ मिनरल इन सॉइल इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा की सुघट्टता को उसके बढ़ते क्रम को प्रस्तुत करता है। तो बताइए उसके बढ़ते क्रम को कौन प्रस्तुत करता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिलिका, क्योलिनाइट, इलाइट, मोंटमिलियोनाइट। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सुघट्टता का बढ़ता क्रम सिलिका, क्योलिनाइट, इलाइट, मोंटमिलियोनाइट इसका क्रम हो जाएगा प्लास्टिसिटी का। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। ऑन वेटिंग कोहेसिव सॉइल्स, आर्द्रीकरण होने पर ससंजनी मृदाएं। तो देखिए इसका पहला ऑप्शन है लॉस लॉस परमिबिलिटी, ऑप्शन बी है ग्रोथ शियर स्ट्रेंथ, ऑप्शन सी है लूज इलास्टिसिटी, ऑप्शन डी है डिक्रीज देयर शियर स्ट्रेंथ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिक्रीजिंग देयर शियर स्ट्रेंथ, अपना अपरूपण सामर्थ्य कम कर देता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन है ससंजक मृदाओं में परस्पर आकर्षण होता है। कणों में परस्पर आकर्षण के कारण कण परस्पर मजबूती से जुड़े रहते हैं। इस कारण से ससंजक मृदा के कणों को आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है, किंतु जब इस मृदा में आर्द्रता उत्पन्न होता है तो इसकी अपरूपण सामर्थ्य कम हो जाती है। तो आइए देखते हैं 75 क्वेश्चन नंबर। क्ले इज एन एग्जाम्पल ऑफ, चिकनी मिट्टी किसका उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्वाक्ल्यूड, ऑप्शन सी जल अवरोधी। जल अवरोधी स्तर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चिकनी मिट्टी के कणों का आकार 0.0002 mm से लेकर 0.002 mm तक होता है। इनका निर्माण चट्टानों के रासायनिक अपक्षय से होता है और ये सूक्ष्म कणों वाली मृदा होती है। इसमें ससंजन और सुघट्टता का गुण प्रचुर मात्रा में होता है। यह मिट्टी जल अवरोधी होती है। इसमें पारगम्यता बहुत कम पाया जाता है। बालू सतह जलवाही स्तर होता है। नेक्स्ट नंबर, बलुई चिकनी मिट्टी की सतह स्रावी जलरोधी स्तर का होता है। चिकनी मिट्टी की सतह जल अवरोधी स्तर का बना होता है। नेक्स्ट है पत्थर की सतह एक जल वर्जित की तरह कार्य करती है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू विंड। निम्नलिखित मिट्टी में से कौन सी मिट्टी का वहन हवा के माध्यम से होता है। तो लॉयस जो है लॉयस का हवा के माध्यम से होता है दोस्तों। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है वायु में उपस्थित मृदा के बड़े कण शीघ्र ही बैठ जाते हैं और ये कण टीला या ड्यून्स का निर्माण करते हैं, किंतु वायु में उपस्थित मृत्तिका व सिल्ट के महीन कण वनस्पतिक क्षेत्र में पहुंचकर जब मृदा का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार से निर्मित मृदा लॉयस कहलाती है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्विकसैंड इज ए, बलुआ दलदल या क्विकसैंड एक है। तो देखिए टाइप ऑफ सैंड, ऑप्शन बी है कोहेजनलेस सॉइल, ऑप्शन सी है फ्लो कंडीशन ऑकरिंग इन कोहेसिव सॉइल, ऑप्शन डी है फ्लो कंडीशन ऑकरिंग इन कोहेजनलेस सॉइल्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फ्लो कंडीशन ऑकरिंग इन कोहेजनलेस सॉइल्स, संजनहीन मृदा में होने वाली बहाव की स्थिति। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। बलुआ दलदल क्विकसैंड कंडीशन, यह कोई बालू का प्रकार नहीं, जल की एक प्रवाह दशा होती है। जब किसी मिट्टी में जल ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर बहता है तो मृदा कण एक उत्थापन बल अनलिफ्ट प्रेशर कार्य करता है, जिससे प्रभावी
प्रतिबल का मान कम होने लगता है। जब उत्थापन बल मृदा के समर्थ वेट या निमग्न वेट के बराबर हो जाता है तो उस दशा में मृदा के प्रभावी प्रतिबल और कर्तन सामर्थ्य का मान कम हो जाता है, जिससे मृदा के कण भार को वहन नहीं कर पाते हैं। इस घटना को द्रवीकरण या द्रुत बलुआ दशा कहते हैं। यह ढीली संतृप्त बालू, महीन बालू तथा स्थूल सिल्ट में होता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्ले इज जनरली, बताना है क्ले इज जनरली मृतिका समानता होती है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोहेसिव जो होती है। क्ले जनरली क्या होती है? कोहेसिव होती है, ससंजक। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है मृदा समानता ससंजक होती है। इन मृदाओं के कण परस्पर एक दूसरे से बंधे रहते हैं, इस कारण ससंजक मृदा को आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है। ये मृदाएं सुघट्ट होती हैं तथा इनकी उत्पत्ति रासायनिक अपक्षय के फलस्वरूप होती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाई फॉलोइंग वाटर इज कॉल्ड, बहते हुए पानी द्वारा लाए जाने वाली मिट्टी को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एलुवियल सॉइल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बहते हुए पानी द्वारा लाए जाने वाली मिट्टी को क्या कहते हैं? तो एलुवियल सॉइल कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। पानी द्वारा जो मृदा प्रवाहित होकर अपने परिवहन के दौरान ही जमना शुरू हो जाती है तो वह एलुवियल सॉइल की होती है। इस प्रकार की मृदा का जमाव स्तरित होता है, जिसमें मोटे कण नीचे एवं महीन कण ऊपर तरफ का जमाव होता है। यह मृदा बहुत उपजाऊ होती है। जो मृदा नदियों के उद्गम तथा झीलों की तली पर जमा होती है वे सरोवरी या लैक्स्ट्राइन सॉइल कहलाती है। आमतौर पर इसमें ग्रेवल, बालू, सिल्ट व चिकनी मिट्टी पाई जाती है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 ग्लेशियर सॉइल्स आर दोज विच आर, हिमानी मिट्टी होती है। तो देखिए हिमानी मिट्टी क्या होती है? डिपोजिटेड इन सी वाटर, डिपोजिटेड एट द बॉटम ऑफ लेक्स और ट्रांसपोर्टेड बाय रनिंग वाटर। ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है बर्फ या बर्फ के चट्टान आइस बर्फ द्वारा लाए गए अवक्षेप के जमाव से बनने वाली मृदा हिमानी मृदा, ग्लेशियल सॉइल और ग्लेशियल टिल और ग्लेशियल ड्रिफ्ट कहलाती है। यह मृदा ग्रेवल, रेत, सिल्ट तथा क्ले का मिश्रण होता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ सॉइल सीट, निम्न में से कौन मृदा सीट का प्रकार नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉर्फिट सीट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बताइए बताना है कि निम्न में से कौन मृदा सीट का प्रकार नहीं है? तो मॉर्फिट सीट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। सभी मृतिका के मिनरल निम्न मूल इकाइयों से मिलकर बने हैं। सिलिका सीट या टेट्राहेड्रल इकाई, गिब्साइट सीट, इसे एल्यूमिना सीट भी कहते हैं, या ऑक्टोहेड्रल इकाई है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है एलुवियल सॉइल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाई, जलोढ़ मृदा परिवहन की गई होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एलुवियल क्या होता है? वाटर। तो वाटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एलुवियल सॉइल आर ट्रांसपोर्टेड बाई वाटर। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पानी द्वारा जो मृदा प्रवाहित होती है वह अपने परिवहन के दौरान ही जब जमना शुरू हो जाता है तो वह जलोढ़ मृदा कहलाती है। इस प्रकार की मृदा का जमाव स्तरित स्ट्रेटिफाइड होता है, जिसमें मोटे कण नीचे और महीन कण का जमाव ऊपर की तरफ होता है। जलोढ़ मृदा अधिक उपजाऊ होती है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 पीलापन रंगत वाली महीन कणों वाली 0.01 mm से 0.05 mm क्ले के कणों से मिश्रित पवन द्वारा परिवहित मृदा कहलाती है। तो इसका ऑप्शन है ड्रिफ्ट, ऑप्शन ए है ड्रिफ्ट, ऑप्शन बी है एलुवियल सॉइल, ऑप्शन सी है एओलाइन सॉइल, ऑप्शन डी है
लोएस, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोएस। पौनोड़ मृदा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है अपक्षरण के उत्पाद प्रोडक्ट ऑफ इरोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का वायु एक शक्तिशाली माध्यम होता है। वायु द्वारा सामान्यतः 0.06 mm तक के मृदाकण ही स्थानांतरित हो पाते हैं। वायु द्वारा स्थानांतरित एवं निक्षेपित मृदाओं को वातज मृदा निक्षेप लोएस कहते हैं। बालू के बड़े बड़े कण जब स्थानांतरित होकर एक स्थान पर एकत्र हो जाते हैं तो उन्हें टीला रेत सैंड ड्यून्स कहते हैं। ये रेत कण लगभग एक ही माप के होते हैं। ये ससंजनहीन होते हैं। महीन कण वाली मृदा जिसमें मुख्यतः मृत्तिका के कण होते हैं उनमें काफी ससंजकता पाई जाती है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। सॉइल इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय द, मिट्टी कैसे बनती है? तो पहला ऑप्शन वेदरिंग ऑफ द सॉलिड रॉक्स, ऑप्शन बी है इरोजन ऑफ सरफेस, ऑप्शन डी है वॉल्केनिक एक्शन, ऑप्शन डी है डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेदरिंग ऑफ सॉलिड रॉक, चट्टानों के अपक्षय। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मृदा का बनना, मिट्टी का निर्माण चट्टानों के टूटने के कारण होता है। प्रकृति में मृदा सतह पर और मृदा के नीचे भौतिक तथा रासायनिक क्रियाओं से चट्टानों का विघटन होता रहता है, जिसे अपक्षय वेदरिंग कहते हैं। देखिए चट्टान पहले मेन चट्टान रहती है, यहाँ जैसे मान लीजिए ये चट्टान है, फिर इसका क्या होता है इरोजन होता है अपक्षय, फिर अपक्षय के बाद जो होता है ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक। ट्रांसपोर्ट के बाद जो होता है डिकम्पोजिशन होता है, फिर उसके बाद अफ्यूअल हो जाता है, ठीक है, अभ्युत्थान जिसे कहते हैं हिंदी में। तो पहले चट्टान से क्या होता है इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, फिर डिकम्पोजिशन, फिर अफ्यूअल। तो ये भूवैज्ञानिक चक्र है चट्टानों से मिट्टी कैसे बनती है, ठीक है। आइए देखते हैं इसकी निम्न 3 मुख्य अवस्थाएं हैं, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिकम्पोजिशन, और तीसरा है अफ्यूअल। तो ये इसका मतलब चट्टानों से जैसे मिट्टी बनती है उसका भूवैज्ञानिक चक्र है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 क्वेश्चन नंबर। सॉइल पार्टिकल्स आर बॉन्डेड टुगेदर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस, निम्नलिखित में से किस बल के कारण मृदा के कण बंधे होते हैं? तो पहला है वंडरवाल्स, ऑप्शन बी है सेंट्रीफ्यूगल, ऑप्शन सी है ग्रेविटेशनल, ऑप्शन डी है फ्रिक्शनल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वंडरवाल्स जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है मृदा के कण वंडरवाल्स बल के द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। एक्सपेंसिव सॉइल आर दोज विच जनरली कंसिस्ट ऑफ, प्रसारक मृदा वे मृदा होती है जिसमें पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है सिलिका, ऑप्शन बी है फेल्सपार, ऑप्शन सी है माइका, ऑप्शन डी है मॉन्ट मेरिलोनाइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉन्ट मेरिलोनाइट, ठीक है। एक्सपेंसिव सॉइल कहें या ब्लैक कॉटन सॉइल कहें तो ये क्या होती है मॉन्ट मेरिलोनाइट। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। काली मृदा अवशिष्ट मृदा होती है जिसमें मृत्तिका बहुत ज़्यादा होती है। इस मृदा में मॉन्ट मेरिलोनाइट खनिज कण होते हैं जिसके कारण इसकी धारण क्षमता बहुत कम होती है। इसमें अधिक फूलने एवं सिकुड़ने का गुण होता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। सैंड पार्टिकल्स आर मेड ऑफ, बालू कण बने होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वार्टज। जो बालू के कण बने होते हैं ये किससे बने होते हैं क्वार्टज से बने होते हैं। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है बालू सिलिका के छोटे कणों के रूप में होता है। यह बलुआ पत्थर सैंडस्टोन के पानी की क्रिया द्वारा विघटित होने पर बनता है। बालू में सुगठिता तथा ससंजन का गुण नहीं होता है। बालू का आंतरिक घर्षण बहुत अधिक होता है। बालू कण क्वार्टज के बने होते हैं। बालू का कण का माप
बालू के कण का माप जो होता है 0.06 mm से 2 mm के मध्य होता है। बालू के कण जितने नुकीले होते हैं उनमें आंतरिक घर्षण उतना अधिक होता है। तो ये इंट्रोडक्शन से चैप्टर समाप्त हो गया है दोस्तों। तो पहला वीडियो में जो मैं आप लोगों को कराया हूँ क्वेश्चन फर्स्ट से 50 क्वेश्चन तक कराया हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 से 87 तक लास्ट तक पहला चैप्टर कल पार्ट मतलब 2 वीडियो में समाप्त हुआ है। ठीक है, आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा और अच्छे से बढ़िया तरीके से एकदम शानदार तरीके से। तो अब जो है कल से मूल परिभाषाएं एवं उसमें परस्पर संबंध बेसिक डिफिनीशन एंड देयर रिलेशनशिप्स जो है इसको कवर करेंगे कल के वीडियो में। तो आज बस यही वीडियो समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आता हो, अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास वीडियो जरूर शेयर करा करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।